वेलकम बैक टू योर चैनल एस जी इंग्लिश लवर्स। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम बचेस के बारे में। ठीक है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है बचेस। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये अमेरिकन पोएट हैं। इनका जो बर्थ है ये 1874 कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला था और इनको जो है पोएट लॉरिएट का टाइटल भी मिला था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के बारे में ज्यादा लिखना पसंद करते थे। इनकी ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो नेचर पे ही बेस्ड हैं। और गाइस, इन्होंने इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा नेचर को इम्पोर्टेंस दी और इसके लिए जो रूरल लाइफ है, ग्रामीण लाइफ है और इसकी जो नेचर की खूबियां हैं, इन सबको जो है लिटरेचर के थ्रू अमेरिका में प्रेजेंट किया और लोगों को इसके प्रति अट्रैक्ट किया। पोएम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बचस है ये 1913 से 1914 के बीच में लिखी गई और ये जो इसका पब्लिकेशन है, फर्स्ट पब्लिकेशन 1915 में द अटलांटिक मंथली के अगस्त अंक में पब्लिश किया गया। इस पोएम को बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री माउंटेन इंटरवल में शामिल किया गया 1916 में। और इनकी ये पोएम द रोड नॉट टेकन एंड द साउंड ऑफ ट्रीज के साथ एक ग्रुप ऑफ पोएम्स में पब्लिश हुई। 59 लाइन्स की पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, इसकी कोई राइम नहीं है गाइस। और इसमें ये जो पोएट है इन्होंने बहुत ही ज्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया है। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं, शिमली, ओनोमोटोपोइया, रिपीटिशन, कंट्रास्ट, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन आदि। और इस पोएम के मेन थीम है, फर्स्ट है द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। मतलब इसमें पोएट बताना चाहता है कि जो बचपन होता है वो कितना ज्यादा जॉयफुल होता है, जिसमें कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, जिसमें इंसान बिल्कुल सीरियस नहीं होता है, अपनी लाइफ को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जीता है। दूसरा है द टेडियस रियलिटी ऑफ एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड की थकाऊ रियलिटी। इसमें पोएट एडल्टहुड को सांसारिक, तनावपूर्ण और उबाऊ जिंदगी से और इसकी जिम्मेदारियों से परेशान एडल्टहुड को एक्सपोज करता है। इसी वजह से इस पोएम का नैरेटर अपने बचपन की कल्पना करता है, उसे याद करता है कि कैसे बचपन में इंसान मजेदार जिंदगी जीता है और लाइफ के स्ट्रेस, फेलियर को इग्नोर करके स्ट्रेस फ्री होकर अपनी जिंदगी का मजा लेता है। इसीलिए वो फिर से बचपन में जाना चाहता है। और थर्ड है डेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्केप। इसमें नैरेटर का कहना है कि कभी कभी इंसान थक हार के मरने के बारे में सोचने लगता है। जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो मर ही जाते हैं, लेकिन फिर से उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आती हैं और सांसारिक मोह जो इसको खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो स्वर्ग को भी अस्वीकार कर देता है। मरना भी चाहता है और जीना भी चाहता है। मरना इसलिए चाहता है क्योंकि वो इस दर्द भरी फेलियर जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान है, उबाऊ एडल्टहुड जिंदगी से बहुत ज्यादा थक चुका है। और जीना इसलिए चाहता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा सुकून मिल जाए, शायद आगे की जिंदगी उसकी सुधर जाए, उसे फिर से वो सुख मिल सकता है। और इसका मेन थीम है द आइडिया ऑफ डिफिकल्ट लाइफ इन विच बर्डन्स मस्ट बी बॉर्न बट आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप थ्रू इमेजिनेशन। एक कठिन लाइफ का विचार है जिसमें बोझ उठाना पड़ता है लेकिन कल्पना के थ्रू बचने की भी संभावना होती है। मतलब जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है, अपनी जिंदगी के बोझ से ऊब जाता है तो वो कल्पना करने लगता है और अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़कर वो इमेजिनेशन ये इस दुनिया में चला जाता है, काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और उसी से वो अपने सुख को तलाशने लगता है। और ये कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए कोटेशंस हैं। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे एग्जाम में तो आप इसे उसी में लिख दीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको इनकी बायोग्राफी या इनकी लाइफ के बारे में भी डिस्कस करना है तो ये कोटेशंस आप नोट कर दीजिएगा। हाँ, तो अब आ जाते हैं अपनी पोएम पर। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boys been swinging them. जब मैं गहरे रंग के पेड़ की लाइंस के पार बर्च को दाएं और बाएं झुकते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि कोई लड़का उन्हें झुला रहा है। But swinging does not bend them down to stay as I storm do. लेकिन झूलना उन्हें इस तरह नीचे नहीं झुकाता जैसे कि बर्फ के तूफान करते हैं। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे के झूलने से ये बर्च के पेड़ इतना झुक थोड़े सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई तूफान आया हो, बर्फ का तूफान आया हो, हाँ वो ऐसा कर सकता है। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain.
अक्सर आपने उन्हें बारिश के बाद सर्दियों की सुबह धूप में बर्फ से लदे हुए देखा होगा। दे क्लिक अपॉन themselves as the breeze rises and turn many colored as the star cracks and crages their enamel। जैसे ही हवा चलती है वे अपने आप पर क्लिक करते हैं, मीन्स वे आपस में टकराते हैं तो उनमें क्लिक की साउंड सुनाई देती है और कई रंग में बदल जाते हैं, जैसे कि हलचल उनके ठहराव को तोड़ देती है और पागल कर देती है। जल्द ही सूरज की गर्मी उन्हें क्रिस्टल बना देती है। यहाँ पर पोएट जो है ये बर्च के ट्री को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि बारिश पेड़ को बर्फ की चादर से ढक देती है, जिससे पूरे पेड़ के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट जमने वाली इनेमल बन जाती है। ठीक है, जब हवा चलती है तो बर्च के ये जो पेड़ हैं आपस में क्लिक करते हैं, ऊपर नीचे झूमते हैं और उसके बाद जब सूरज की किरणें निकलती हैं कई रंगों में बदल जाती हैं निकलते निकलते, तो बर्च पर ये जो सूरज की किरणें पड़ती हैं जिससे ये बर्फ भी जो है चमकने लगती है और ये भी उन्हीं के साथ में कई रंगों में बदल जाती है। लेकिन ये सुंदरता लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि सूरज की गर्मी के कारण बर्च पर बर्फ के टुकड़े होने लगते हैं। शटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, such heaps of broken glass to sweep away, you'd think the inner dome of heaven had fallen। और ऐसे टूट कर शीशे के ढेर के समान इकट्ठा हो जाती है जो वो बर्फ होती है। अब आप इसे देखकर ये कहेंगे कि मानो स्वर्ग का गुंबद नीचे धरती पर आ गिरा हो। They are braced to the weather broken by the load and they seem not to break though once they are bowed। और वे यानी कि बर्च के जो ट्री हैं ये बोझ से खींचे जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे टूटते नहीं हैं, हालांकि एक बार वो झुकते जरूर हैं। So low for long they never right themselves। इतने लंबे समय तक नीचे की ओर होकर वे कभी भी खुद को सही नहीं करते हैं। You may see their trunks arching in the woods। और इस तरह आप उनकी ट्रंक्स को टहनियों को सालों बाद भी जंगल में ऐसे ही झुके हुए देख सकते हैं। Trailing their leaves on the ground like girls on hand and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun। उनके पत्तों को जमीन पर लटकते हुए पटकते हुए हाथों और घुटनों पर लड़कियों की तरह, मीन्स उनके पत्ते इस तरह लहरा रहे हैं जैसे कि लड़कियां बालों को धूप में अपने सिर के ऊपर करके सुखाती हैं। But I was going to say when truth broken in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy band them। आगे पोइट कहता है कि हालांकि रियलिटी यही है कि बर्च जो है बर्फ के तूफान से नीचे झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें गायों को चराने वाले लड़के से झुकाना ज्यादा पसंद करूंगा। हो सकता है कि लड़के ने अपने खाली समय में उन्हें झुलाया हो। As he went out and in to fetch the cows, some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone। मुझे लगता है कि लड़का अपनी गायों की देखभाल कर रहा है और बेसबॉल सीखने के लिए शहर से बहुत दूर रह रहा है। क्योंकि वो शहर से बहुत दूर रहता है इसलिए वो बेसबॉल खेलना नहीं जानता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो उसने शायद अपने खुद के लिए ये गेम डिवाइस किया हो, बर्च से झूलने का खेल। ये खेल वो गर्मी और सर्दी में अकेले ही खेल सकता है। One by one he subdued his father's tree by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hung limb, not one was left for him to conquer। अब ये जो लाइंस हैं ये नेचर पर विजय के सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करती हैं। इसमें पोइट का कहना है कि लड़के को ये झूला बड़ा रोमांचक लगा, इसलिए वो अपने फादर के सभी बर्च के ट्री पर चढ़ गया है और एक एक करके उन्हें नीचे झुका दिया है, जैसे कि वो जो लड़का है उन सभी को जीतना चाहता हो। लड़का तब तक उनकी सवारी करता रहता है जब तक कि उनमें से स्टिफनेस यानी कि कठोरता नहीं निकाल लेता है। मीन्स ये लड़का पेड़ों को झुका कर ही दम लेगा और ऐसा करना उसे पेड़ों पर पूरी तरह से विजयी बनाता है और कोई भी एक पेड़ उसके झूले बिना नहीं रहता। कोई भी ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिस पर उसने विजय ना प्राप्त कर ली हो, जिस पर उसने झूला नहीं हो। इसलिए कोई भी पेड़ सीधा खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी सारी स्टिफनेस चली गई थी।
He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. लड़का पेड़ के टॉप पर पहुंचना सीखता है और टॉप पर पहुंचने से पहले उसे बहुत जल्दी जमीन से नीचे नहीं मोड़ना था. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you use to fill a cup up to the brim and even above the brim. वो लड़का हमेशा ऊपर की ब्रांचेस पर अपना बैलेंस बनाए रखता था, केयरफुली चढ़ता था, उसी दर्द के साथ जैसे कि आप एक कप में पानी भरते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं. मीन्स पता नहीं है ना कि पानी कब छलक जाएगा, तो उसी डर के साथ, उसी पेन के साथ वो ऊपर की ब्रांचेस पर अपना बैलेंस बनाता है. Then he flung outward, feet first, with a swish kicking his way down through the air to the ground. इतना ध्यान रखने के बाद जब वो लड़का पेड़ की चोटी पर पहुंचता है तो पैर फैलाकर अपने आप को आगे की ओर छटकता है और जमीन पर फेंकता है. मतलब वो इस तरीके से अपने पैरों को मारता है कि पेड़ इतना झुक जाता है कि लड़का बिना किसी नुकसान के जमीन पर आके गिर जाता है. So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. It's when I'm weary of consideration and life is too much like a pathless wood where your face burns and trickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from the twigs having lashed across it open. ये लाइंस पोएट की अपनी लापरवाह बचपन को वापस पाने की डिजायर को एक्सप्रेस करती हैं. पोएट कहता है कि कभी खुद को भी बर्च का झूला समझता था, मैं भी ऐसा झूला हुआ करता था, और अब जब वो बड़ा हो गया है तो एक बार फिर से बर्च के पेड़ों पर झूला बनना चाहता है. इसलिए मैं वापस जाने का सपना देखता हूँ और ये जो लाइफ है ये पाथलेस लकड़ी की तरह कठिन हो गई है, जहां भ्रमहीन यानी कि बहुत ही ज्यादा काल्पनिक मकड़ी के जाले उसे परेशान करते हैं और गुदगुदी करते हैं, जैसे कि कोई टूटी हुई टहनी उसकी आंखों को चुभती है और उसकी एक आंख रो रही है. तब उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन एक पाथलेस लकड़ी की तरह है, जहां से निकलने के लिए वह अपना रास्ता पूरी तरीके से खो चुका है. I'd like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. मैं थोड़ी देर के लिए अर्थ से दूर जाना चाहता हूँ और फिर से वापस आना चाहता हूँ और फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, यानी कि अपनी लाइफ को फिर से जीना चाहता हूँ, उसको फिर से शुरू करना चाहता हूँ. May no fat will fully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return. हो सकता है कि कोई भाग्य यानी फेट जानबूझकर मुझे गलत ना समझे, जो मैं चाहता हूँ कि भाग्य मुझे ग्रांट दे, जो उसे इस दुनिया यानी कि उसकी जिम्मेदारियों से दूर जाने की इच्छा देता है. यहाँ पर ग्रांट यानी अनुदान का मतलब ये है, क्योंकि ये जो पोएट है ये चाहता है कि वो दुनिया से, वो जो है इस दुनिया में वापस लौटना चाहता है, वो परमानेंटली यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता है, इसलिए ये फेट से, भाग्य से जो है ग्रांट चाहता है. Earth the right place for love. I don't know where it's likely to go better. क्योंकि पोएट ये बात जानता है कि काल्पनिक दुनिया की बात अलग है और इस बात को ये बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि जो अर्थ है ये सबसे सही जगह है प्रेम के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है. I'd like to go by climbing a birch tree and climb black birches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good both going and coming back. One could do worse than be swinger of birches. मैं एक बर्च के पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ और एक सफेद बर्फ के ट्रंक पर काली ब्रांचेस पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ, जब तक कि पेड़ और सहन नहीं कर सकता है, लेकिन उसने अपने टॉप से यानी कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको नीचे की ओर डिप कर दिया है और मुझे फिर से नीचे बिठा दिया. जाना और वापस आना दोनों ही अच्छा होगा, कोई भी यानी कि कोई बच के झूले से भी बदतर हो सकता है.